हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संतृप्त व असंतृप्त कार्बन यौगिकों से। तो देखिए कार्बन यौगिक क्या होते हैं और इनका नामकरण हम किस प्रकार करते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। तो अब हम बात करेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में। तो देखिए कोई भी कार्बन यौगिक या तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध से, या कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध, या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध से बनता है। और जिन कार्बन यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होगा उनको हम कहेंगे संतृप्त कार्बन यौगिक। और इसी प्रकार जिन कार्बन यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो तो उनको हम कहेंगे असंतृप्त कार्बन यौगिक। क्लियर पॉइंट। अब देखिए संतृप्त कार्बन यौगिक ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि कार्बन परमाणु एकल आबंध से जुड़े होंगे, उनको कहेंगे हम संतृप्त कार्बन यौगिक। उदाहरण अगर हम इसका लें तो एल्केन, एल्केन समजातीय श्रेणी, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। यही अगर कोई एग्जाम्पल इसका लेना चाहें हम तो क्या ले सकते हैं? CH4 मीथेन, और एग्जाम्पल इसका कोई भी C2H6। और इसी प्रकार असंतृप्त कार्बन यौगिक ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं उनको कहेंगे हम असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो इसके एग्जाम्पल लो कौन से होंगे? एल्कीन व एल्काइन। क्या होते हैं एल्कीन और एल्काइन? ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें द्विआबंध होता है कार्बन कार्बन के बीच, उनको कहते हैं हम एल्कीन। और इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो प्रीवियस वीडियोस देख सकता है, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। एल्काइन की अगर हम बात करें CnH2n-2, इसका सामान्य सूत्र होगा ये। इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ। C2H4, इसका एग्जाम्पल C2H2। क्लियर ये पॉइंट? तो देखो ये है संतृप्त कार्बन यौगिक जिसमें आ जाते हैं एल्केन, और असंतृप्त कार्बन यौगिक वो जिसमें आ जाते हैं एल्कीन और एल्काइन। अब हम बात करने वाले हैं कार्बन यौगिकों की संरचना के बारे में। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय के बारे में। तो देखिए कार्बन यौगिक क्या करते हैं? कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं से मिलकर बनते हैं, यही होता है। यानी कि कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं से कार्बन यौगिकों का निर्माण होता है। लेकिन कई बार क्या होगा, ये जो कार्बन अगले कार्बन के साथ जुड़ रहा है या ये कार्बन जो अगले कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो क्या होगा इन बीच वाले जो कार्बन है इनके साथ भी कोई कार्बन आबंध बना लेता है, जिससे इसकी क्या निकल जाती है? शाखाएं। समझ आ गई बात? शाखाएं क्या होती है? यानी कि बीच वाले कार्बन के साथ अगर कोई कार्बन आबंध बना लेगा तो उससे हम क्या कहेंगे कि ये इस यौगिक की शाखाएं निकल चुकी है। ये लंबी श्रृंखला है और ये इसकी शाखाएं। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच में आबंध कौन सा होगा? एकल आबंध। तो ब्यूटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसकी एक संरचना और भी हो सकती है। कैसे? ये तो ये तो लंबी श्रृंखला है और इसमें क्या है? इस कार्बन की 2 शाखाएं हैं। तो अब देखो इनकी संयोजकता पूरी करते हैं। क्या फॉर्मूला बना? C4H10, यही बना। अब इसकी संयोजकता पूरी करो। इस कार्बन के साथ कितनी संयोजकता है? एक आबंध है, इसके साथ 3 संयोजकताएं खाली इसकी, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस कार्बन के साथ 1, 2 और 3 आबंध है, एक आबंध अभी और बन सकता है इसके साथ, वो क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ एक ही आबंध है, यानी कि 3 आबंध हमें और करने पड़ेंगे इसके साथ। ये भी ऐसे ही है, यानी कि 3 आबंध हमें इसके साथ पूरे करने पड़ेंगे इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए। तो अब इसका सूत्र बनाओ, क्या बनेगा? C4, यानी कि 4 कार्बन ही है,
हाइड्रोजन कितने हैं वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं 10। अब इन दोनों फार्मूलों को ध्यान से देखो, इसके अंदर भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है और इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, और इसमें भी क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, और इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। यानी कि ये दोनों फार्मूले किसके हैं, ब्यूटेन के, जिनके सामान्य सूत्र यानी कि आणविक सूत्र जिसको हम कहते हैं वो एक समान है, C4H10। दोनों का सूत्र तो समान है, लेकिन फर्क कहाँ है, इनकी संरचना में। समझ आ गई बात। तो ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र, ये क्या है, इनके आणविक सूत्र वो तो समान हो लेकिन संरचना क्या हो, भिन्न हो, उनको हम कहते हैं समावयव। क्या कहेंगे, समावयव। ये एक नया शब्द है, नोट कर लीजिएगा, समावयव किसे कहते हैं। यानी कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान हो लेकिन जो संरचना है वो क्या हो, भिन्न हो, उनको कहेंगे हम समावयव। तो नोट कर लीजिए, समावयव जिन यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान हो तथा संरचना भिन्न हो, समावयव कहलाते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं हम, वो हम लेने जा रहे हैं पेंटेन का उदाहरण। पेंटेन में कितने कार्बन होंगे, 5, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 और ये 5 कार्बन। संयोजकता पूरी करो इसकी, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये क्या है, कार्बन यौगिकों की सीधी श्रृंखला, और सीधी श्रृंखला वाले यौगिक को हम लिखते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब क्या है, नॉर्मल पेंटेन। यानी कि सीधी श्रृंखला होगी तो हम लिखेंगे नॉर्मल। क्या लिखेंगे, नॉर्मल। याद रखना ये एन वर्ड क्यों लगाया हमने, एन का मतलब नॉर्मल पेंटेन। इसी प्रकार हम 2 संरचनाएं इसकी और बनाते हैं। एक संरचना में हम लिखेंगे टी शेप, और दूसरी जो संरचना बनेगी वो बनेगी प्लस शेप की। कैसे, पहले हम टी शेप की बात करते हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, और यहाँ हम जोड़ देते हैं एक कार्बन 5वां। तो देखो 5 कार्बन हो चुके हैं। अब इसकी संयोजकता पूरी करो आप। इस कार्बन के साथ एक ही आबंध है, यानी कि 3 आबंध और बनेंगे। यहाँ हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ भी 3 आबंध और जुड़ने हैं। यहाँ इसके पास कितने हैं, 3 आबंध है, यानी कि एक आबंध से हाइड्रोजन और जुड़ेगा। इसके पास 2 आबंध है, 2 आबंध और बनेंगे, और इसके साथ 3 आबंध का निर्माण होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, क्या सबकी संयोजकता पूरी हो चुकी है, तो हो चुकी है। फार्मूला बनाओ, क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, C5H कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12। इसमें भी अगर हम लिखेंगे तो कितने बनेंगे, यही बनेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, जब इस प्रकार की टी शेप बनती है तब हम लिखते हैं आइसो। क्या लिखेंगे, आइसो, आइसोपेंटेन। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि सीधी श्रृंखला वाले कार्बन यौगिक के आगे हम लगाएंगे एन, यानी कि नॉर्मल। और अगर इसी प्रकार हमें टी शेप मिल रही है, यहाँ पर टी प्रकार की संरचना मिल रही है, तो उसको हम लिखेंगे आइसोपेंटेन। क्लियर है पॉइंट, आइसो। और अगर हम इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे नियो। क्या लिखेंगे, वर्ड नियो। बढ़ाओ ये संरचना, देखो एक कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, एक कार्बन नीचे और एक कार्बन ऊपर। तो कितने कार्बन हो गए टोटल, 5 कार्बन। संयोजकता पूरी करो इसकी। अब देखो C5H हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी कि फार्मूला तीनों का ही सेम है। और अब इसका नाम क्या बनेगा, मैंने आपको बताया है, अगर प्लस संरचना बनती है तो हम क्या लिखेंगे, नियो। तो इसका नाम होगा नियोपेंटेन। तो ये सारे के सारे क्या है, समावयव है किसके, पेंटेन के। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेंटेन के समावयव लिखो, तो नोट कर लीजिए सारे का सारा ये। अब हम बात करेंगे वलय के बारे में कि वलय क्या होता है। तो देखो, वलय का मतलब होता है घेरा, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो रिंग,
या साइकिल, ये भी हम इसको कह सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास है 6 कार्बन का एक यौगिक, क्या नाम होगा इसका? पहले इसको संपूर्ण करते हैं, इसकी सांद्रता पूरी करो और हाइड्रोजन जोड़ दो। ये बन गया C6H14, नाम क्या बनेगा इसका? हेक्सेन। अगर मैं यहाँ पर पहला कार्बन और ये जो अंतिम कार्बन है इनको आपस में जोड़ दूं तो ये क्या बना लेंगे? एक घेरा बना लेंगे। कैसे? देखो, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और ये छठा कार्बन। अब ये पहला और ये छठा कार्बन आपस में हम इनको जोड़ देते हैं, यानी कि इनके बीच में भी आबंध यहाँ पर बना देते हैं। तो क्या होगा? सांद्रता पूरी करो और हाइड्रोजन जोड़ो। किस प्रकार का यौगिक बन रहा है देखो जरा। यहां इसका सूत्र बनेगा C6H12, यानी कि C6H12। तो अब देखो, क्या ये दोनों समावयव है हेक्सेन के? तो नहीं है। क्यों नहीं है? इसका फॉर्मूला क्या है? C6H14 और इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12। तो ये दोनों समावयव नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके नाम की। तो इसका नाम क्या बनेगा? अब ये क्योंकि एक वलय के रूप में है और वलय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकिल। तो उसी से इसका नाम बनेगा साइक्लो। और है क्या ये? 6 कार्बन, और 6 कार्बन के बीच में आबंध कौन सा है? एक कलाबंध, यानी कि ये क्या है? हेक्सेन। तो इसका नाम बनेगा साइक्लोहेक्सेन। याद रख लोगे। अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बनाओगे आप, तो नोट कर लीजिए इसको भी। साइक्लोहेक्सेन के अलावा एक कार्बन यौगिक और भी है जो 6 कार्बन से मिलकर बनता है। तो देखिए क्या नाम है उसका? उसको हम कहते हैं बेंजीन। तो इसका सूत्र क्या होगा जरा ध्यान से देखना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और ये इनके बीच में आबंध। तो बेंजीन में क्या होता है? द्विआबंध उपस्थित होता है। इन कार्बन कार्बन के बीच में है, उसके बाद में यहाँ नहीं होगा, यहाँ द्विआबंध और फिर यहाँ द्विआबंध, यानी कि एक छोड़ के एक द्विआबंध होते हैं। इसके अंदर 3 द्विआबंध होंगे, 1, 2 और 3। अब इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ो, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन सभी पे जुड़ेगा और इसका सूत्र बनेगा C6H6। क्लियर है? ये है संरचना बेंजीन की। अब इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहां क्या है कि हर जो मोड़ है ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर क्या होंगे? कार्बन होंगे। और ये जो डबल लाइन आपको दिखाई दे रही है ये किसको प्रदर्शित कर रही है? ये प्रदर्शित कर रही है द्विआबंध को। और इसको लिखने का एक तरीका आपका ये भी है, ये भी आपका बेंजीन है। तो बेंजीन को हम इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं, तो ये नोट कर लो। तो अब देखते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले है दहन, यानी कि जब भी किसी कार्बन यौगिक को जलाया जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए, कार्बन क्या है? ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा व प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। यानी कि जब भी किसी कार्बन यौगिक को जलाया जाएगा, और जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऊष्मा व प्रकाश के साथ साथ क्या उत्पन्न होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। उदाहरण के तौर पे ये कार्बन है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा व प्रकाश। ये तो होगा ही होगा, और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक एग्जांपल और लेते हैं, CH4। तो CH4 क्या चीज़ है? मीथेन। और मीथेन क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। और जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा? CO2 प्लस में ऊष्मा व प्रकाश। और अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, अब इसके साथ हाइड्रोजन भी है तो कुछ जलवाष्प भी उत्पन्न होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3CH2OH। इस यौगिक का नाम बताओ क्या होगा? इसका नाम होगा इथेनॉल। और इथेनॉल को भी जब
जलाया जाएगा तो क्या होगा, इसके दहन पे CO2, H2O और ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होंगे। यानी कि किसी भी कार्बन यौगिक को अगर हम वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे तो हमारे पास CO2 प्लस में ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होंगे, और जिनमें कार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन भी उपस्थित है तो उनमें क्या होगा, जल वाष्प भी उत्पन्न होंगे। तो ये है दहन, जब कार्बन यौगिकों का दहन किया जाता है। तो नोट कर लीजिए। और अगर बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, इनका दहन किस प्रकार होता है तो देखिए, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो हमेशा स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या, इनका पूर्ण दहन होता है, और जब भी किसी पदार्थ का पूर्ण दहन होगा तो वो नीली ज्वाला के साथ जलेगा, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी धुआं या कोई अवशेष उत्पन्न नहीं होगा। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यह अत्यधिक धुएं वाली पीली ज्वाला से जलते हैं। क्यों? क्योंकि अत्यधिक धुआं उत्पन्न होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें अवशेष उत्पन्न होते हैं और इनका पूर्ण दहन नहीं होता। तो इसको नोट कर लीजिए कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनका पूर्ण दहन होता है, और पूर्ण दहन होने के कारण ये स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलेंगे, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये अत्यधिक धुएं वाली पीली ज्वाला से जलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका पूर्ण दहन नहीं होता। और जब पूर्ण दहन नहीं होगा और ये जो धुआं उत्पन्न हो रहा है तो इससे क्या होगा, अगर हम किसी बर्तन में खाना पका रहे हैं और यहाँ ये इसके नीचे आग जल रही है, और ये आग उत्पन्न क्यों हुई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कारण, तो क्या होगा, इसकी जो तली है वो काली हो जाती है। काली होगी क्यों? क्योंकि अत्यधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न हो रहा है और ये इसकी तली पे जाके जम जाएगा। तो देखो, जिससे बर्तनों के तल काले हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है तो इससे भी बर्तनों के तल काले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो भी देख लो। ऐसा इसलिए भी होता है जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अपूर्ण दहन हो, यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये भी अगर पूर्ण रूप से ना जले तो इससे भी क्या है, जो बर्तन है वो काले हो जाते हैं। क्यों? अगर पूर्ण रूप से दहन नहीं हुआ तो क्या उत्पन्न होंगे, अवशेष, और ये अवशेष बर्तन की तली पे जाके जम जाएंगे। तो अब बात आती है कि इसका पूर्ण दहन क्यों नहीं होता, क्योंकि हम तो यहाँ लिख चुके हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनका क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। लेकिन यहाँ अपूर्ण दहन क्यों हो रहा है, तो वो इसलिए होगा भी, कई बार क्या होता है ना, जैसे हमारा ये स्टोव है तो इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखते हैं। तो ये छिद्र अगर बंद हो गए तो क्या होगा, ईंधन को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिली तो जो दहन है वो भी पूर्ण रूप से नहीं होगा, जिससे क्या है, जो हाइड्रोकार्बन है उनका अपूर्ण दहन होगा। समझ की बात? यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहनी चाहिए, तभी इस ईंधन का पूर्ण दहन होगा, तभी वो पूर्ण रूप से जल पाएगा ईंधन। तो देखो, जब भी बर्तन के तल काले हों तो समझ लें कि ऑक्सीजन की आपूर्ति अवरुद्ध है। तो क्लियर होगा पॉइंट, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूर्ण दहन होगा उनका, और ये स्वच्छ नीली ज्वाला से जलेंगे, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली ज्वाला के साथ जलेंगे, और इनमें अवशेष उत्पन्न होगा, अत्यधिक मात्रा में धुआं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बर्तनों के तल काले हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी अगर इनको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो ये भी बर्तन के तल काले करने लग जाते हैं, क्योंकि फिर इनका भी पूर्ण दहन नहीं होता। तो नोट कर लीजिए इसको भी। अब देखिए, कार्बन यौगिकों का अगला गुणधर्म वो है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए, कोई भी यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो यौगिक ऑक्सीकृत हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो भी कार्बन यौगिक है उनको हम ऑक्सीकृत कर सकते हैं, यानी कि उनमें क्या जोड़ सकते हैं, हम ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं या हाइड्रोजन का रिमूवल कर सकते हैं। समझ की बात? कैसे करेंगे, देखो, अल्कोहल को ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे पास है अल्कोहल, और इस अल्कोहल को हम क्या करेंगे, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, यहाँ पर ऑक्सीकारक होगा, इसकी उपस्थिति में किस में बदल देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसको बदल देंगे। ये कह रही है आपकी अभिक्रिया। थोड़ा देखते हैं ऑक्सीकारक क्या होंगे।
ये वे तत्व या यौगिक है जो इस अभिकारक में ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हो किसी भी अभिक्रिया में, उनको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। तो अब देखते हैं कौन कौन से ऑक्सीकारक का उपयोग हम करेंगे यहाँ पर। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों का हम यहाँ उपयोग करने जा रहे हैं। इनका सूत्र भी लिख लेते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होगा KMnO4 और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होगा K2Cr2O7। ये क्या करेंगे, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, यानी कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल होता क्या है। तो इसका सूत्र होता है OH। यही होता है, अगर किसी कार्बन यौगिक में OH ग्रुप जुड़ जाए तो वो क्या होगा, अल्कोहल। और इसी प्रकार अगर किसी भी कार्बन यौगिक में COOH ग्रुप उपस्थित है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो कैसे करेंगे ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक अल्कोहल लेते हैं तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि हम एथेनॉल को एथेनोइक में बदलने जा रहे हैं, एथेनॉल को एथेनोइक में, क्योंकि अभिक्रियाएं कुछ बच्चों को याद रह सकती है और कुछ को याद नहीं होती। तो आपने सिंपल सा ये याद रखना है कि हम यहाँ क्या करेंगे, एथेनॉल को एथेनोइक में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। ये कैसे ड्राइव करोगे ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो यहाँ इसका फॉर्मूला बनेगा CH3CH2OH। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर देख लो। एथेनॉल यहाँ लिख देता हूँ, एथेनॉल ये ना, तो इसको आप क्या करो, टुकड़ों में तोड़ लो। एथ प्लस में एन प्लस में ओल, यानी कि एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब 1 कलाबंद और ओल का मतलब OH ग्रुप, यानी कि 2 कार्बन OH ग्रुप और उनके बीच में 1 कलाबंद। तो इसको भी आप अलग अलग इस तरह लिख सकते हो जैसे आपको सही लगे। यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ दो तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ऑक्सीकारक हम कौन कौन से ले रहे हैं, क्षारीय KMnO4 और दूसरा कौन सा है, अम्लीय K2Cr2O7, यही है। अब ये किस में बदल जाएगा, एथेनोइक में। कैसे बदलेगा वो देखो पहले आप। यहाँ क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ऑक्सीजन की वृद्धि कैसे होगी इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास एथेनॉल का। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। यहाँ मान लेते हैं हम एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ये तो ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होती है, 2। तो ये द्विआबंध के साथ इस कार्बन के साथ जुड़ चुकी है। तो अब इसकी सांद्रता पूरी करो आप, 1 2 3 4 5 हो चुकी है। तो क्या होगा, इस एक हाइड्रोजन को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये CH3COOH। तो यहाँ पर हमने ये ऑक्सीजन जोड़ दी। एथेनॉल के साथ हमने क्या किया, यहाँ एक ऑक्सीजन जोड़ दी। क्यों जोड़ी, क्योंकि इनकी वजह से जुड़ी है ये ऑक्सीकारक। ये क्या करेंगे, इसको एक ऑक्सीजन देंगे और वो ऑक्सीजन इस फार्मूले में इस प्रकार जुड़ चुकी है। तो अब फार्मूला बनाओ, क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला CH3COOH। अब इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम है एथेनोइक। तो जिन बच्चों को ये रिएक्शन समझ में आ गई है वो तो ऐसे ही लिख देंगे, और जिनको समझ में नहीं आई तो वो ये याद रखेंगे, एथेनॉल को एथेनोइक में बदलना। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपको नेमिंग में आपको बता चुका हूँ। एथेनॉल का फार्मूला लिख दो इधर, और दूसरी साइड में क्या लिख दो, एथेनोइक का फार्मूला, और यहाँ ऑक्सीकारक लिख दो। आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो नोट कर लो इसको। और ये जो अभिक्रिया है इसका उपयोग हम आमतौर पे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। आपको एक यौगिक दे दिया अल्कोहल का, उसको कह दिया कि आपने इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, उसका ऑक्सीकरण करके। याद रख लोगे ये बात। अब हमारा अगला गुणधर्म है संकलन। तो देखिए, प्लेडियम अथवा निकिल
जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ के संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो क्या मतलब है इसका? ये कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो क्या करेगा, पैडियम या निकिल की उपस्थिति में, पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में, ये दोनों क्या है, उत्प्रेरक हमें प्रदान करेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ आएगी बात? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल व पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो अब समझते हैं यहाँ पर उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक क्या है? ये है उत्प्रेरक निकिल और पैलेडियम। ये वो पदार्थ हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, जैसा हम चाहते हैं। अगर हम दर बढ़ाना चाहते हैं तो उस प्रकार के उत्प्रेरक इसमें जोड़ देंगे जो क्या है, इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे। और अगर हम ये चाहते हैं कि अभिक्रिया की दर धीमी हो जाए तो हम इसमें ऐसे उत्प्रेरक डालेंगे जो अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। तो उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, लेकिन ये इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो अब जरा देखते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध हो या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध हो। और इसी प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध हो। तो अब इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण ले रहे हैं हम, कार्बन द्विआबंध कार्बन, और यहाँ हम लिख रहे हैं आर 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 और आर। तो आर यहाँ पर क्या चीज़ है? आर है यहाँ एल्काइल समूह, ये हम बात कर चुके हैं। एल्काइल समूह कौन कौन से होते हैं? CH3, C2H5, C3H7 ये होते हैं, और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अब देखो, जब निकिल और पैलेडियम इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो द्विआबंध है ये टूट जाएगा यहाँ से। तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार की कंपाउंड हमारे पास बनेगा, इस प्रकार का यौगिक बनेगा। ये द्विआबंध यहाँ पर टूट चुका है। तो ये देखो यहाँ पर कौन सा आबंध आ गया, एकल आबंध। अब इसकी संयोजकता देखो, इस कार्बन की संयोजकता पूरी है क्या? 1 2 और 3, एक खाली है। तो यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूंगा, एक हाइड्रोजन। इसकी संयोजकता एक खाली हो चुकी है, देखो 3 ही है, तो यहाँ भी मैं क्या जोड़ दूंगा, एक हाइड्रोजन। तो अब क्या हुआ, देखो इस हाइड्रोकार्बन में ये कौन सा था, असंतृप्त। निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में हमने क्या जोड़ दिया, इसमें एक हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जोड़ी कैसे, इस आबंध को तोड़ के, यहाँ द्विआबंध था और द्विआबंध के कारण ये क्या था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यहाँ ये द्विआबंध टूट गया तो क्या बन गया, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने के साथ साथ इसमें क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन इसमें जुड़ रही है, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ में आ गई बात भी किस प्रकार असंतृप्त को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला गया। एक बार फिर देख लीजिए, ये है हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब इसमें हमने क्या किया, ये जो द्विआबंध था इस आबंध को हमने यहाँ तोड़ दिया, तो ये रह गया एकल आबंध। तो ये एकल आबंध यहाँ पर आ चुका है। तो अब इसको ध्यान से देखो, इस कार्बन के साथ कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और ये एक आबंध, ये यानी कि 3 संयोजकताएं इसकी, एक संयोजकता खाली पड़ी है, तो इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। इसी प्रकार इसके साथ भी हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, जिस प्रकार ये क्या बन गया, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इस प्रक्रिया में क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ चुकी है इसके अंदर। और हाइड्रोजन जुड़ने के कारण इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्जाम में आमतौर पे पूछी ली जाती है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। विद एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप। तो अब देखो, ये जो अभिक्रिया है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, इसका उपयोग हम करते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उपयोग हम करते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने के लिए। तो याद कर लोगे ये, तो कर लो नोट। कार्बन यौगिकों का अगला गुणधर्म है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन क्या होता है, देखो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
तो उस अभिक्रिया को कहेंगे हम प्रतिस्थापन। तो कैसे, उदाहरण लेते हैं एक, यहाँ हम उदाहरण लेने जा रहे हैं मीथेन का। मीथेन में क्या होगा, एक कार्बन होगा और उसके चारों ओर 4 हाइड्रोजन। एक यहाँ पर ले रहे हैं हम क्लोरीन, वैसे तो Cl2 लिखते हैं ना इसको, लेकिन मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ क्लोरीन, और क्लोरीन के बीच में एक कार्बन के द्वारा। और ये क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसको ये क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह जाके बैठ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा वो क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। कैसे, देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये 3 तो सेम है। अब यहाँ क्या होगा, ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन की जगह जाके बैठ गया, ये लो, प्लस में यहाँ क्या बचा, एक क्लोरीन, और ये जो हाइड्रोजन जो यहाँ से बाहर निकला उसने इस क्लोरीन के साथ आबंध बना लिया और क्या फॉर्मेशन की, HCl। देखो क्या सूत्र बना, ये CH3Cl2 प्लस में ये HCl। तो ये है आपकी अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पता लग गया प्रतिस्थापन में क्या होता है, इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन ने प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसीलिए इसी अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नोट करने लायक बात यह है कि ये जो अभिक्रिया है वो हमेशा ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, और कुछ समय तक अगर सूर्य का प्रकाश इस अभिक्रिया को मिलता रहा, यानी कि ये जो है कंपाउंड हमारे पास बना है CH3Cl, और अगर ये क्लोरीन के संपर्क में फिर आ गया, जैसे दोबारा से ये क्लोरीन के संपर्क में आ चुका है और फिर से इसको सनलाइट मिल गई, यानी कि सूर्य का प्रकाश मिला, तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन है जो वापिस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। कैसे, इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको ये क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ये कार्बन, एक क्लोरीन तो पहले से जुड़ा हुआ है, ये वाला ऐसे लिख देते हैं, ये दोनों भी ऐसे की ऐसे लिख दो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्लोरीन, प्लस में एक क्लोरीन और बच गई हमारे पास। देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इस क्लोरीन ने जगह ले ली इस हाइड्रोजन की यहाँ, और ये क्लोरीन क्या करेगी, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला है इसके साथ जुड़ जाएगी HCl, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी तब तक कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित ना हो जाए। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये इतनी का है, तो आपने इतनी ही याद रखनी है। ये समझ में आ गई बात, तो नोट कर लो इसको। और ये है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। और हो सकता है कि ये रिएक्शंस आपको थोड़ी कम समझ में आई हो, तो इस वीडियो को बार बार देखना और इसको बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि ये रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, और जो बच्चे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको पूरे का पूरा सिलेबस आपको यहाँ इस चैनल पे मिल सके।